नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ मौजूद हैं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी। सर, जैसा कि हम सबको पता ही है कि अजमेर शरीफ दरगाह के ऊपर एक सर्वे के लिए वहां पर अर्जी दाखिल की गई थी अजमेर के स्थानीय कोर्ट में, और उस अर्जी के बाद उस कोर्ट ने नोटिस दिया है कि अजमेर शरीफ दरगाह का सर्वे किया जाएगा। जो हिंदू सेना है वहां उसने कहा था कि ये जहाँ जो दरगाह है इसके पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, तो इस पर कोर्ट ने नोटिस दिया है। इस घटना के बाद 29 नवंबर को जो कुछ पूर्व प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैं आपको नाम बता दूं, जो कुछ बड़े नाम शामिल हैं इस चिट्ठी लिखने वालों में, उनमें दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग हैं, यूके में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह हैं, और RBI के एक्स डिप्टी गवर्नर रविवीर गुप्ता हैं। ऐसे तमाम बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे अपील की है कि इस मामले में वो खुद इंटरवीन करें और जो विरासतों पर हमले हो रहे हैं उन चिट्ठी के हिसाब से उन पे दखल करें। और इसके पहले हमने संभल में भी एक घटना देखी है सर, और हालांकि अजमेर वाली घटना के बाद जो अजमेर में राजस्थान बीजेपी के जो प्रमुख है मदन राठौर, उनका एक बयान भी आया है। उनका बयान ये है कि हम लोगों को ऐसे विवादों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि RSS हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, ये लोग हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे विवादों से बचा जाए। सर, ये पूरा एक घटनाक्रम है इस बीच में जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप क्या समझते हैं सर कि अब ये जो पूरा घटनाक्रम जिस तरह से बढ़ रहा है ये किधर जाएगा और क्या और आगे होने की चीजें आपको दिख रही हैं? देखिए, जो मस्जिद मंदिर के जो डिस्प्यूट इस देश में है वो मस्जिद और मंदिरों के डिस्प्यूट है। और ये जो है पहली बार एक दरगाह डिस्प्यूट में आया है। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। दरगाह जो है कि मस्जिद के अंदर किसी की कब्र नहीं होती है, किसी कब्र की पूजा नहीं होती, तो प्रेयर का स्थान होता है। दरगाह जो होता है, दरगाह में जो सूफी सेंट, जो सूफी प्रीचर होते हैं, उनकी दरगाह होती है और उस दरगाह पर चादर चढ़ाई जाती है उनकी। इसको लेकर के जो दो मेन स्कूल्स हैं इस्लाम के, देवबंदी स्कूल और बरेलवी स्कूल, इंसिडेंटली दोनों इंडिया में है और दोनों उत्तर प्रदेश में है। देवबंद भी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, रास्ते में पड़ता मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का। और बरेली में है। तो बरेलवी स्कूल कहीं ना कहीं सूफीज्म को सपोर्ट करता है और वहाबी स्कूल जो है वो ज्यादा स्टर्न इस्लामिसिज्म के बारे में बात करता है। रादर जो राइज ऑफ फंडामेंटल इस्लाम जो हम वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं वो इंस्पायर्ड है ये देवबंदी स्कूल से। जो वहाबी स्कूल जो है वो देवबंदी स्कूल से इंस्पायर्ड है और जो सूफी स्कूल है वो बरेली से इंस्पायर्ड है। तो ये जो सूफियों का जो सिलसिला है, सिलसिला कहते हैं उनके ऑर्डर को। जैसे हमारे यहाँ जो अखाड़ा भी एक तरह से, जैसे साधुओं का अखाड़ा हुआ, उसे सूफियों का सिलसिला हुआ, तो उनसे कहते हैं। तो वो एक सूफी मजार को लेकर के ये सारा वहां पर अभी डिस्प्यूट हो रहा है। समझने वाली बात ये है कि अभी तक कहीं पर भी किसी सूफी लोग, कई बार जो हमारे जो हिस्टोरियंस अभी तक जो हमारी हिस्ट्री लिखी जाती रही है, जो हिस्ट्री का पैटर्न है, कहीं ना कहीं वो लोग जो हमारे यहाँ जो भक्ति मूवमेंट जो हुआ, जो भक्ति काल है, भक्ति मूवमेंट जो है, और मुसलमानों में जो सूफी मूवमेंट है, इन दोनों को कंकरेंट रूप में देखते, एक साथ दोनों चलते हैं और दोनों ने अपने अपने धर्म में ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया है। सूफी मूवमेंट ने भी अपने यहाँ इस्लाम में ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया है और भक्ति मूवमेंट ने भी ब्राह्मणिकल रिलीजन में, हिंदुइज्म में उन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया है।
और दोनों में खास बात यह है कि दोनों ने ही म्यूजिक, संगीत को जो परवरदिगार है, जो भगवान है, उससे एक होने का रास्ता अपनाया है। और इनफैक्ट हम लोग 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे बांग्लादेश में जो राधा कृष्ण, चिन्मय राधा कृष्णा के बारे में चर्चा हो रही थी, उसमें भी ये बात आई थी कि ये गौड़िया समुदाय जो बंगाल का है, जो कृष्ण भक्ति का समुदाय है, जिससे इस्कॉन निकला है, वो भी संगीत के माध्यम से प्रभु से एक होते हैं। और यही बात जो सूफी की रही, जैसे सूफी जो भक्ति में भजन कीर्तन का बहुत महत्व है, और सूफी में कव्वाली का बहुत महत्व है। और आप जहां भी जाएं, आपको जो भी कव्वाल, आपको जितने प्रोमिनेंट सूफी सेंटर्स हैं, या वो अजमेर शरीफ हो, या फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह हो, या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह हो, या दिल्ली में बख्तियार काकी की दरगाह हो, चिराग दिल्ली की दरगाह हो, इन सब जगहों पे कव्वाल फैमिलीज रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और वो उनके जो उनके अल्फाज हैं, जो गाने में जो यूज करते हैं, अपने कव्वाली के जो लिरिक्स हैं, उसमें भगवान से वो स्क्रिप्चर्स एक होने की, या स्क्रिप्चर्स की बात नहीं यूज करके कॉमन आदमी की भाषा को यूज करते हैं। जी। जैसे वो बड़ा फेमस है, वो अमीर खुसरो का, जो निजामुद्दीन औलिया को बड़ा ये था कि काहे को जाए विदेश सारे सखियां बाबुल मोरे। तो वो मतलब कि वो था कि वो जैसे कि वो अपने बाबुल का घर जो है, वो पावान का घर है, अल्लाह ताला का घर है, और उससे निकल करके वही संसार में। खैर, इस पे काफी बाद में कभी चर्चा करेंगे, अभी अजमेर पे चर्चा करते हैं। तो अजमेर में जो है, अजमेर का जो अगर आप लोकेशन देखेंगे, तो जो नॉर्थ वेस्ट से जो हमारे यहाँ इन्वेडर्स आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या पर्शिया से आए हैं, जहां से लोग आए हैं, अजमेर उस रोड में, उस पास में, उस पैसेज में एक इम्पॉर्टेंट ये है। और अभी भी अगर आप नॉर्थ से आप वेस्ट और साउथ की तरफ जाएंगे, तो अजमेर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। और अजमेर के बारे में कहा जाता है, ज्यादातर लोग कहते हैं कि अजमेर को राजपूत राजा थे अजय, जी। तो उन्होंने उसको बनाया था, और उन्होंने इसका नाम दिया था अजय अजय मेरू मेरू। भी नाम। जी। अजय मेरू के नाम से ये फेमस था। और जी। वो जो चौहान राजा थे, जिन्होंने इसको बनाया था, तो उनका नाम, उनका अजय देव नाम था, अजय जी। देव नाम था, और उन्होंने अजय मेरू ये बनाया था। और जी। इस ये जो वंशज जो थी, इसमें ये आखिरी राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, हाँ जी जी, बिल्कुल। जो तराइन की लड़ाई में अफगान जो रूलर था, मोहम्मद गोरी से वो जी। हार गए, और और उनको वो प्रिजनर बना करके ले जी। गया अपने साथ। और यहाँ पे उन्होंने, और फिर मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर जो है सो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, दिल्ली में आकर के। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका जो उसका मेन स्लेव था, उसको वो यहाँ का गवर्नर बना करके गया। और उसके बाद से दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में आप कहें कि मुस्लिम रूलर तो पद्धति की शुरुआत होती है। क्लास में शुरुआत होती है। अब जब देखिए, जब किसी किसी जगह से जब कोई रूलर आता है और वहाँ राज करता है, फिर वहां से वहां का कल्चरल शिफ्ट, वहां का बिजनेस शिफ्ट, ये सारी प्रक्रिया चलती है। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत वहां से जो बिजनेसमैन लोग तो आए ही, वहां से सूफी सेंट्स भी आए। और उसमें जो सूफी सेंट जो सबसे पहले आने वाले सूफी सेंट थे, 1192 में ये लड़ाई में हारते हैं पृथ्वीराज सिंह चौहान। और उसके जी। बाद ये 13वीं सदी में, 1200 समथिंग में, ये ये जो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जी। ये मोहिउद्दीन पर्चिया था। चिश्ती का जो है सो आगमन होता है। जी। ये बात, जब ये समझने वाली बात ये है कि जब जो गोरी है वो दिल्ली को कैपिटल बनाता है, मतलब वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक कैपिटल को बनाता है, और जो अजमेर जो सेंटर ऑफ पावर है उस समय, उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता है। अजमेर जी। स्टॉप्स एग्जिस्टिंग एज ए मेजर
अर्बन सेंटर, ये उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता है। और ये बिल्कुल ही डिसोलेटेड टाउन हो जाता है। और फिर जब 1200 ईस्वी में 13 सेंचुरी में जब वहां पर ये सूफी सेंट आते हैं, अ, पर्शिया से आते हैं, इनके जन्म ईरान से ही आते हैं, पर्शिया से आते हैं ये। और यहाँ पर आकर के वो अपना जो है सो अपना वो खानका कहते हैं, जहाँ पर कि जहाँ पे सूफी लोगों के जैसे कि आश्रम मठ, वैसे खानका, जहाँ पर कि सूफी सेंट लोग अपना खानका बनाते हैं, अपनी रहने की जगह बनाते हैं और वो रहना यहाँ शुरू करते हैं। अब ये जो ये पूरा डिस्प्यूट जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि अब जो प्रेजेंट डिस्प्यूट है यहाँ से शुरू होता है कि अजमेर के एक बड़े फेमस अर्ली 20th सेंचुरी में बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट ज्यूरिस्ट हुए। उनका नाम था हरबख्श, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम था हरबख्श शारदा, हरबिलास जी शारदा, बिल्कुल। जी हरबिलास शारदा, जिनकी एक किताब है अजमेर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव 1911 में। और उसी को सोर्स मटेरियल बना करके ये केस किया गया है। हरबिलास कोर्ट में शारदा, राज्यसभा में पेश किया गया। जी जी, और हरबिलास शारदा का ये मानना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती जहां पर कहते हैं वो, और हरबिलास शारदा कहते हैं कि जहां पर ये मोइनुद्दीन चिश्ती ने आके खानका बनाया वो तो बिल्कुल ही जंगल था, और वहां पर जंगल बन चुका था और वहां पर टाइगर्स भी घूमते थे, शेर जी बाघ चीते जंगली जानवर घूमते थे, वहां पर आकर के उन्होंने बनाया। और उन्होंने कहा कि जहां वो रहते थे वहां पर जहां पर वो रहते थे वो तो उन्होंने एक मड हाउस बनाया था, मड हाउस में रहना शुरू किया था। और जहां पर वो रहते थे वहां पर एक शिवलिंग भी था, और वो और उनके देहांत के बाद उनको वहीं दफनाया गया। तो उनका ऐसा लेकिन गौर करने वाली बात यह कि हरबिलास शारदा कहीं पर ये नहीं कहते कि उस शिवलिंग को तोड़ करके या मंदिर को तोड़ करके तोड़ के यहाँ ये बनाया ये है। जी ये दरगाह बनाई गई हो, क्योंकि दरगाह तब तो कच्ची दरगाह थी, हम्म, पक्की दरगाह थी ही नहीं, कच्ची दरगाह थी वो। और ये तो बाद में जब मुगल आते हैं और बाबर, हुमायूं, अकबर, जो कि खुद सूफीज्म का बहुत बड़ा पैरोकार था, इन लोगों ने जी इसको आज प्रेजेंट शेप में जो आप देखते हैं उस शेप में डाला है। जी अकबर तो तो वहाँ और 14 बार पैदा करके गए थे। जी हाँ, और वहां पर जो पहली बार उसको जो पक्की दरगाह की जाती है वो खलजी शासक हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी वाले जो दिल्ली में है वो नहीं, खलजी शासक हैं मालवा के। ये आते हैं जी यहाँ पर और ये इस दरगाह को पक्की दरगाह करते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें एड ऑन्स होता जाता है। जी तो कहीं पर ये डिस्प्यूट नहीं है कि कहीं पर हमने ये जो हरबिलास शारदा भी हैं ये भी अपने किताब में कहीं ये नहीं, ये कहते हैं कि वहां पर एक शिवलिंग, एक मंदिर है, और उस मंदिर से मतलब एक मेल मिलाप ख्वाजा का भी है, इस बात जी को कहते हैं। लेकिन ये कहीं पर ये नहीं कहते कि जो है सो कि उस मंदिर को तोड़ करके इनकी दरगाह बनाई गई, क्योंकि वो तो हम्म, कच्ची दरगाह थी, जहाँ रहते थे वो इनकी दरगाह बन गई और ये तो बाद में पक्की की गई। तो अगर आरोप भी किसी पर मंदिर तोड़ने का या किसी चीज को कुछ करने का है तो वो बाद के शासकों के ऊपर है। और ये जहां पर उनकी दरगाह है उसके आसपास जो अगर शिवलिंग है, कोई मंदिर रही हम्म, होगी, तो उसके तोड़ने की बात जो है वो वहां की जा रही। ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट इसके बारे में आपके सामने है। लेकिन इसके हम्म, बारे में जो इसके बारे में इंटरेस्टिंगली ये जो सूफी दरगाह जो है, सूफी दरगाह तो सूफी दरगाह तो मतलब पे हिंदुओं का भी बहुत लार्ज नंबर्स में आना जाना होता है, और हम्म, हिंदू वहां पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और अजमेर शरीफ क्या, निजामुद्दीन औलिया क्या, मतलब सलीम चिश्ती जी का दरगाह जो फतेहपुर सीकरी में है वो क्या, बल्कि अजमेर में तो हिंदुस्तान के परंपरा रही छोटे थी प्रधानमंत्री। जी हिंदुस्तान के छोटे प्रधानमंत्री छोटे का शहरों में, हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में भी थर्सडे और फ्राइडे को जो है सो दरगाहों में, इनफैक्ट थर्सडे को, फ्राइडे को तो इनका जी वहाबियों का होता, थर्सडे को दरगाह में चादर चढ़ाने की और जलेबी चढ़ाने की जो है सो, इनफैक्ट
जिस शहर में मेरा बचपन बीता, भागलपुर, वहां भी हम्म, पीर बाबा लोग थे, पीर बाबाओं की दरगाह थी। जी वो भी देखते देखते, और वो जो कहते हैं ना क्लाइंटेल, जो भक्तों की क्लाइंटेल जो थी वो ज्यादा हिंदुओं की थी बनस्पत मुसलमानों की, क्योंकि जी मुसलमान बिल्कुल में एक समुदाय जो है जो वहाबी स्कूल को फॉलो करता है, जो फंडामेंटल मुसलमान है वो दरगाह पे नहीं जाता। जी तो और वो चूंकि उस खैर, तो वो तो ये वो खलजी शासकों ने बनाया और आगे चल करके फिर इसमें एड ऑन किया है बाकी लोगों ने। एक बाकी एक एक जो एक तो ये शारदा किताब हुई, एक रॉबर्ट हैमिल्टन इरविन। आप जानते हैं कि अंग्रेज जो थे, मतलब अंग्रेजों की एक बड़ी खास बात ये थी कि वो मिलिट्री हिस्ट्री और सिविलियन हिस्ट्री दोनों लिखते थे। गैजेट, तो जो हमारी जो काफी जो गैजेट नोटिफिकेशंस, जिले का गैजेट, सब डिवीजन का गैजेट, ये सब लिखा करते थे वो। हम्म, और हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के काफी जो सोर्सेज हैं वो ये तो गैजेट्स हैं। जी इसमें एक एक गैजेट है रॉबर्ट हैमिल्टन का लिखा हुआ, सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर, वो 1841 का लिखा हुआ है। जी मतलब ये हर बिला शारदा के किताब से भी वो मतलब कि करीब करीब 60 साल पहले लिखा गया है। और उसमें उसमें एक बात आती है कि जो वो कहते हैं कि जो खादिम है वहां के, जो अटेंडेंट्स है वहां के, जो वहां के खादिम है, वो कह रहे हैं, वो उनको बताते हैं भाई ये जो लिख रहा है गैजेटियर, जो लिख रहा है गैजेट को, जो हम्म, लिख रहा है व्यक्ति, उसका भी तो कोई सोर्स होगा ना। तो जी उसका बिल्कुल सोर्स क्या है? तो जो खादिम है, जो अटेंडेंट्स है उस दरगाह के, वो उसको बताते हैं कि एट वन हम्म, प्लेस देयर वाज एन एंशिएंट श्राइन सैक्रेड टू महादेवा, द लिंगम ऑफ विच वाज हिडन बाय लीव्स एंड रबिश। वो कहते हैं कि एक मंदिर थी जो कि बिल्कुल मतलब मिट्टी पत्तों के बीच में ढकी हुई थी। टू दिस वुड द ख्वाजा हैड रिटायर्ड टू कंटेम्पलेट फॉर 40 days। कहते हैं ख्वाजा उस जंगल में जहां पर की ये शिवलिंग थी और ये मंदिर था, वहां पर ख्वाजा जो है सो मेडिटेशन करने के लिए 40 दिन के लिए जाते हैं। बहुत जी इंटरेस्टिंग बात है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एंड एंड एवरी डे ही हंग अप ए स्मॉल मस्क ऑफ वाटर ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री ओवर हैंगिंग द लिंगम। और वो कहते हैं कि वो जो लिंग जो है, शिवलिंग जो है, उसके ऊपर पेड़ आ गए थे, तो वो अपने पानी का मुश्क, जो पानी का जो आप क्या बोलते कहते हैं हैं उसको, जी जो हाँ वाटर मुफ्त बैग बोलते हैं टाइप जो की चीज होती है। हाँ हाँ, जी वाटर वो बैग चौड़े टाइप का की चीज होती पानी रखते है। हैं जी तो इनफैक्ट जो पानी छीटने वाले अभी भी आपको मिल जाएंगे उसको, जी बिल्कुल मटकी या बिल्कुल आप सही किसी। बोल रहे हैं हाँ, भिस्ती तो जिसको पानी का बोलते हैं बैग, वो क्या बोलते हैं उनको? भिस्तियों को जो भिस्ती होते हैं जो भिस्ती, पानी हाँ छीटते हैं भिस्ती। जिनकी और उसको जी मश्क कहते हैं, जैसे वो पानी फेंकते हैं। हाँ तो वो जी कहते जी हैं कि उनका एक पानी का मश्क था जिसको वो पेड़ पे टांग देते थे, और उससे पानी जो टपकता था वो शिवलिंग पे टपकता था। जी देखिए यही काम हम हिंदू समाज के लोग भी जो है सो सावन के महीने में करते हैं। कई लोग करते हैं, हाँ मंदिरों में जाकर के पानी डालते, टपकता है। और ये बात जी उस अंग्रेज के लिखे हुए गैजेटियर में है, और वो कह रहा है कि उसे दरगाह के एक खादिम ने ये बात बताई है। हाँ, और इससे और द वाटर कॉन्स्टेंटली ड्रॉप्ड ऑन दिस, मतलब वो कह रहे हैं कि पानी जो है लगातार वो जो है सो वो उनपे शिवलिंग पे गिरता था। द वाटर कॉन्स्टेंटली ड्रॉप्ड ऑन दिस। At length, Mahadev became highly pleased and spoke out of the stone, commending his virtue. तो भाई हम भगवान पे जो हम जल डालते हैं, महादेव पे जो हम जल डालते हैं, या जो सावन में हम वो मटका टांगते हैं, जी जी किस लिए? भक्ति में ही तो करते हैं ना। बिल्कुल और ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्ति में खुश होकर के महादेव हमें कोई आशीर्वाद देंगे। तो जी खादिम ये कह महादेव रहा है कि जब वो उनके ऊपर जाने अनजाने जब वो जल उनके ऊपर डाल रहा था 40 दिन, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, तो महादेव ने खुश होकर के उनको निर्वाण या आशीर्वाद दिया, और जो भी उनका जो भी जिस चीज की भी खोज में थे उसके लिए। और महादेव तो महादेव है। आशुतोष कहे जाते हैं सर बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले बहुत जल्दी प्रसन्न जी हो जाने वाले होते हैं वो तो। किसी को भी, जितने राक्षस है, जितने सबको आशीर्वाद दे देते हैं। तो यहाँ तो भाई बिल्कुल एक बिल्कुल सूफी था, एक संत था, जो कि अपना अब वो अपने हिसाब की तपस्या कर रहा था, वो महादेव ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया, ऐसा कहा जाता है। और बाद में एक हिस्टोरियन है, बहुत आज की तारीख के बहुत फेमस हिस्टोरियन है, पीएम क्यूरी।
जिनकी किताब है द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। तो उन्होंने भी इरविन के किताब को, जिसके बारे में पहले कह रहा था, कोट किया है। और उन्होंने कहा है कि प्रॉब्ली इस चीज को ये मानते हैं कि जो है सो कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां पे लिंगम है। लेकिन जो एक ट्रेडिशन जो है, जो वहां के खादिम कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोग इतना ज्यादा क्यों आते हैं, क्योंकि वो उनका ये मानना है कि एक तरह से शिव जी का आशीर्वाद इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन जी चिश्ती को मिला। इंटरनेशनली बहुत ही मतलब कि वेल नोन दरगाह है, और जी बहुत मतलब जितने बड़े बड़े विदेश के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आए हैं सब गए हैं, और जी, उन्होंने बराक अपनी ओबामा चिट्ठी गए में, हुए वहाँ पे। बराक ओबामा गए हैं, और मोदी जी को लिखी गई चिट्ठी में ब्यूरोक्रेट्स ने कहा है कि आप भी चढ़ाने जी के लिए चादर वहां पर जो उनका ये होता है, जी, जो उर्स सलामी मनाया कोर्स, जाता है, हाँ, आप जो भी चादर प्रेसिडेंट भेजते रहे हैं। जी तो ये बात है। अब जो टर्न जो लिया है मामले में, ये अनफॉर्चुनेटली इसका प्रोवोकेशन कहां से आता है? इसका प्रोवोकेशन आता है 2022 में। इसका जी प्रोवोकेशन 2022 में आता है, और 2022 में ये कहा जाता है कि आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा करके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जी जिन्होंने जी, बिल्कुल। एक बात कही है पैगंबर के बारे में, जिसके बाद उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है नुपुर शर्मा को। और उसके बारे में जो इस्लामिक समुदाय के कई जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तरह तरह का फतवा और थ्रेट्स वगैरह जारी करते हैं। मोस्ट अनफॉर्चुनेटली ये जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, जो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उसके जो एक जो मेन खड़ता धरता है, खादिम है, मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। वो वो भी जो है सो उनका नाम है दरगाह खादिम सलीम चिश्ती, जो कि 5 जुलाई 2022 को उनका एक वीडियो आता है, और उसमें वो सुना जाता है कि वो कह रहे हैं कि जो है सो कि वो इनाम रखते हैं कि जो भी उसका सर काट करके लाएगा नुपुर शर्मा का, उसको इनाम दिया जाएगा। काफी हंगामा भी हुआ था उस मसले पर। काफी हंगामा हुआ, और ये देखिए अजमेर शरीफ के खादिम से ये एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये किसी वहाबी स्कूल का कोई मौलवी इस तरह की बात करता तो समझ में आती, तो वहाबियों का एक फंडामेंटलिस्ट आउटलुक है ये। लेकिन अजमेर शरीफ जिसमें जो जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के ऊपर, सिंक्रेटिज्म वर्ड होता है अंग्रेजी में, क्योंकि साथ साथ चलने वाले होते, जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहा, उसकी पूरी पूरी हैसियत जो है, और जहां पर हिंदुओं ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है उसके रख रखाव, साथ सज्जा, मेंटेनेंस में, आस्था में, वहां पर जी ऐसी बात करना कि उसका सर को धड़ से काट करके लाओ, ये बात तो सूफीज्म में कहीं नहीं है। जी और इसके बाद जो है हम हिंदू रिएक्शन देखते हैं, और इसके बाद हम हिंदू रिएक्शन देखते हैं, और खास करके जो अजमेर शरीफ को लेकर हिंदू रिएक्शन देखते हैं, और जो राइट ऑफ द सेंटर एक हिस्टोरियंस का ग्रुप अब राइज करता है, जो कि कहता है कि भाई ये जो सूफीज्म जो है, जहां पर इस्लाम को फैलाने में जहां पर तलवार कामयाब नहीं हुई, वहां पर इन सूफियों ने उसको फैलाया। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि जो यूरोपियन कॉलोनीज जो बनी, उनके साथ मिशनरीज भी आए, तो उसी तरह से यहाँ भी मिशनरीज आए, और एक बहुत ही उनके एक अच्छे राइट ऑफ द सेंटर को एक बड़ी उभरते हुए लेखक हैं। मैं उनकी लेखनी, उनके रिसर्च का मैं बहुत प्रशंसक हूँ। हालांकि उनकी कई बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, कई चीजों नहीं रखता, हमारी बहस और डिस्कशन भी होती है, लेकिन काफी तथ्यों को लेकर के वो बात रखते हैं। उनका कहना यह है कि सूफी संतों ने कभी भी ट्रू सेकुलरिज्म का रोल प्ले नहीं किया है मिडिल पीरियड से। उनका ये कहना है कि वो औरंगजेब के जमाने में या अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जो इस तरह के जो कट्टरपंथी रूलर्स रहे, उनके जमाने में उन्होंने कभी भी हिंदू धर्म के डिफेंस में खड़ा नहीं हुआ, या जो उलेमा
जो मुस्लिम क्लर्जी के जो डिक्टेट्स थे उसको उनका उन्होंने विरोध नहीं किया। ये उनकी एक बड़ी फेमस आर्टिकल आई थी, व्हाट सोर्ट फेल्स टू डू सोलफुल कवाली डज, हाउ सूफिज्म वर्क्स इन टेंडर विद वहाबिज्म। ये उनकी एक आर्टिकल है उत्पल कुमार की। जी ये उसमें ये बात ये कहते हैं, और उसमें वो कई एग्जांपल्स देते हैं कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का एग्जांपल दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नक्शबंदी सूफी समुदाय जो है, जब गुरु अर्जन देव को का की हत्या करता है जहांगीर, तो वो नक्शबंदी सूफी समुदाय के लोग जहांगीर को शाबाशी देते हैं। खैर, इतिहास के ये कुछ पहलू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर एक सेकुलर ट्रेडिशन चलता रहा, और हिंदू मुसलमान साथ वहां जाते रहे, वहां पर प्रेयर्स करते रहे, वहां पर एक सद्भावना रही। जी अब करंट प्रोवोकेशन जो हुआ है, मैं तो उसके लिए 100% दोषी अजमेर शरीफ दरगाह के उस खादिम को मानता हूं जिसने इस तरह का बयान दिया, इस तरह का वक्तव्य दिया। और जो इस समुदाय के जो लोग हैं, जो सूफी समुदाय के लोग हैं, इनको बढ़ चढ़ करके उसका विरोध करना चाहिए था, जो उन्होंने विरोध नहीं किया। नहीं और उसके बाद से ये रिएक्शन है। ये व्यक्ति जिसने केस किया है, विष्णु गुप्ता, कोई आरएसएस से या बीजेपी से ऐसा कोई संबंध नहीं है। एक छोटा मोटा मतलब कार्यकर्ता है, उसमें कुछ केसेस भी हैं, मतलब छोटे मोटे कुछ क्रिमिनल केसेस भी पेंडिंग है उसके ऊपर। बात यह है कि जो अब ये कैसे मुद्दे उठ रहे हैं ना, तो बात यह है कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुम इस तरह की अगर बातें होंगी तो हर एक मस्जिद के नीचे एक मंदिर मिलेगा, और कहाँ तक हम ये मंदिर मस्जिद खोदते। इन्होंने ये बात विष्णु भागवत ने कहा था बहुत। लेकिन विष्णु भागवत के भी ये बात को कहने के बाद जो ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो कि संघ परिवार के इंटीग्रल पार्ट नहीं, जो संघ परिवार के कैडर के डिसिप्लिन को नहीं मानते, उससे बाहर है, वो विष्णु भागवत की बात को नहीं मान रहे। तो इस करके जो है सो इन लोगों ने, ये जो ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स के ग्रुप ने जो चिट्ठी लिखी है, और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, आप मासेस के इलेक्टेड लीडर, और आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। विष्णु भागवत की एक सामाजिक पोजीशन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कि आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का आप इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह के जो बातचीत हमारे नैरेटिव में आ रहा है कि अब अजमेर शरीफ की दरगाह पे बात चल रही है, ताजमहल पे बात चल रही है, तो इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, और इसमें आपको दखल देना चाहिए, आपको इंटरवेंशन करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर प्रधानमंत्री मोदी इस पे, इन सारी चीजों पर नजर रख रहे होंगे, और उस पर अपना उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो सोचने समझने वाले लोग हैं, इस पर कोई ना कोई स्टैंड लेंगे ही। क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह जो है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वो संभल की मस्जिद नहीं है, उसकी एक इंटरनेशनल पोजिशनिंग है, उसका एक इंटरनेशनल मतलब पहचान है, और उस पे इस तरह की कोई कार्रवाई कर देना जिस तरह से कि संभल में कुछ हुआ है, वो तो भारत के लिए, भारत के इमेज के लिए, भारत की राजनीति के लिए, भारत की कूटनीति के लिए ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। और इस पे भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को एक सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत समय ले लिया आपका मीटिंग, लेकिन अब क्या करूं, जानकारी रखनी जरूरी थी, कंटेक्स्ट रखना जरूरी था। आपने बहुत विस्तार से बताया, और आप जब धारा प्रवाह बोलते हैं तो फिर उसका एक अलग ही आनंद होता है। और इतनी काम की बात बताते हैं सर, आपने आज अजमेर शरीफ दरगाह के इतिहास से लेकर के और तमाम चीजों पर आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी, शायद कम लोगों को पता होगा इतना इस बारे में। और जैसा कि हमें पता ही है कि अकबर की बहुत आस्था थी दरगाह के बारे में, वो कई बार वहां, और उसके बाद ही फिर फ्लरिश हुई थी वो।
तो आपने तो पूरे विस्तार से वो पूरा एकदम राजपूत काल से लेकर के और मुगल और फिर सल्तनत काल और फिर मुगलों का काल, वो सब डिटेल से आपने बताया। और किन तथ्यों को कोर्ट में पेश किया गया है, क्या क्या वहां कोर्ट में तथ्य रखे गए जिस पर कि कोर्ट ने नोटिस लिया है, तो ये सब आपने विस्तार से बताया, बहुत जानकारी दी। और जैसा भी संभल में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अभी तत्काल सर्वे रोक दीजिए, शायद यहाँ भी कुछ चीजें हों। और बहुत आपने सही बात बताई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, इसकी एक इंटरनेशनल पोजीशनिंग रही है और इस पर एक सोच समझ कर विचार करने की जरूरत है कोई भी काम करने से पहले। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए और इतनी गहराई की चीजें बताने के लिए, गहराई से चीजों को बताने के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने दर्शकों को उससे भी निवेदन करते हैं कि आप बने रहिए हमारे साथ, जो प्यार आप हमें दे रहे हैं उसे कायम रखिए। आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है और लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके बताएं हमें ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है और किन और मुद्दों पर आप बातचीत करना चाहते हैं, किन और मुद्दों को आप सुनना चाहते हैं, हम जरूर उन पर भी बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना समय देने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।